नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल मैंने लास्ट क्लास में आपको जो टॉपिक पढ़ाए थे वे आपने देखे होंगे अच्छे से। तो कौन कौन से टॉपिक थे आप समझ सकते हैं। एक मैंने आपको कराया था कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप कैसा होता है आपने अच्छे से समझा। आइए फिर आगे चलते हैं। देखो हेडिंग है आपकी बहुल आवेशों के कारण। बहुल आवेशों के कारण, बहुल का अर्थ समझते हैं आप लोग। बहुल का अर्थ होता है बहुत सारे, यानी बहुत सारे आवेश हैं, बहुल आवेशों। अब एक बात और सुने आप, जब आवेश बहुत सारे होंगे तो उन आवेश से मिलकर एक सिस्टम बन जाएगा, एक निकाय बन जाएगा। सिस्टम को हिंदी में निकाय कहते हैं, ठीक है ना। एक निकाय बन जाएगा और उस निकाय के कारण भी हमें क्या निकालना है, तो बहुल आवेशों कह दो या आवेशों के निकाय कह दो, है ना। आवेश निकाय भी कह सकते हो। इसके कारण निकालना है आपको वैद्युत बल। तो बहुल आवेशों या आवेश निकाय के कारण, बहुल आवेशों या आवेश निकाय के कारण क्या निकालना है, वैद्युत बल। वैद्युत बल का तो सूत्र आपने पढ़ा है ना कूलाम के नियम से, तो वही आपको करना है, वैद्युत बल आपको निकालना है। देखो एक बात सुनो, इसका चित्र समझे आप अच्छे से। इस तरीके से आप बना लें इसे, इस तरीके से, ठीक है। देखो मान लो ये क्या है, केंद्र है। केंद्र पर मान लो आवेश रखा है आपका Q1। कितना आवेश रखा है, Q1। और यहाँ पे मान लो Q2 रखा है। बिंदु आवेश है सारे। बिंदु आवेश क्या होते हैं मैंने आपको बता रखा है। एक आवेश यहाँ पे रखा है, मान लो कितना रखा है, Q3। एक आवेश यहाँ पे रखा है, मान लो कितना है, Q4। एक आवेश आपका यहाँ है Q5, एक आप यहाँ मान सकते हो Q6, ठीक है। इसके बाद Q7 और इसके बाद Q8। इसी प्रकार बहुत सारे हैं, है ना। हमें पता ही नहीं है कितने हैं, तो आप मान लो n तक है। और n क्या है, n कोई संख्या है, कुछ भी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक निकाय है। और एक बात और देखें, दोनों आवेशों के बीच, यानी ये तो केंद्र है ना, केंद्र से जो इसका स्थिति सदिश होगा वो अलग होगा, है ना। सबका स्थिति सदिश अलग अलग होगा। तो जो इसका स्थिति सदिश है, आप देखो, चलो मैं बाद में बताऊंगा स्थिति सदिश के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हो, Q1 और Q3 के बीच जो बल लगेगा, देखो हेडिंग क्या है, बहुल आवेशों या आवेश निकाय के कारण वैद्युत बल। वैद्युत बल किस पे लग रहा है, Q1 पे लग रहा है। किसके द्वारा, पहले Q2 के द्वारा Q1 पे लगेगा, है ना। फिर Q3 के द्वारा Q1 पे लगेगा, फिर Q4 के द्वारा Q1 पे लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आवेश Q1 पर जो पूरे निकाय के कारण लगने वाला वैद्युत बल है, वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं किसी आप। और एक बात और सुने आप, इस प्रमेय को आप अध्यारोपण की प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है ना। अध्यारोपण की प्रमेय, तो अध्यारोपण की प्रमेय भी आप कह सकते हो। तो इसका स्टेटमेंट पता क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सुन लीजिए आप लोग। किसी, देखो सामान्य बात करूं पहले, है ना। आपका एक आवेश है Q1, ठीक है ना। तो किसी आवेश कह दो, किसी बिंदु आवेश पर, किसी बिंदु आवेश पर, इस बिंदु आवेश पर किसके कारण लग रहा है, किसी बिंदु आवेश पर, है ना, किसी निकाय के द्वारा, आवेश निकाय के द्वारा, है ना। भाई इस बिंदु आवेश पे इस पूरे निकाय के, पूरे सिस्टम के कारण ही तो बल लग रहा है। तो किसी बिंदु आवेश पर संपूर्ण आवेश निकाय के कारण, संपूर्ण आवेश, ठीक है ना, यहां तक आपको दिख रहा होगा। संपूर्ण आवेश निकाय के कारण लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है जी। किसी बिंदु आवेश पर, इस बिंदु आवेश पर, इस बिंदु आवेश पर इस संपूर्ण आवेश निकाय के कारण जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, वो पता है क्या होता है। देखो एक बार लिखने से पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो फिर आप आराम से लिख देंगे। देखो एक बात सुनो, वेक्टर एफ बल आपको पता है सदिश राशि होता है, तो वेक्टर तो लगना है।
अब Q1 पर Q2 के द्वारा बल लगेगा, Q1 पर Q3 के द्वारा, Q4 के द्वारा, यानी सबके द्वारा बल लगेगा। तो बल किस पे लग रहा है? Q1 पे, तो F1 कह दो, है ना। F1 यानी आवेश Q1 पर लगने वाला बल पूरे निकाय के द्वारा, वो किसके बराबर होगा? Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, है ना, प्लस Q1 पर Q3 के द्वारा लगने वाला बल, प्लस Q1 पर Q4 के द्वारा लगने वाला बल, है ना। और इसी प्रकार चलते चलते लास्ट वाला कर लो बस, है ना, सब आ जाएंगे। Q1 पर Qn के द्वारा लगने वाला बल। तो ये हो जाएगा आपका, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा? ये क्या है? किसी बिंदु आवेश पर, यानी Q1 पर, ये तो लिखा है किसी बिंदु आवेश पर संपूर्ण आवेश निकाय के कारण लगने वाला जो वैद्युत बल है ना F1, वो क्या हो जाएगा? देखो, अलग अलग आवेशों के कारण, अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। क्योंकि योग हो रहा है ना, और योग भी कैसा हो रहा है? सदिश, क्योंकि वेक्टर लग रहा है। तो देखें, वैद्युत बल उस बिंदु आवेश पर, है ना, उस बिंदु आवेश पे तो है, सब सारे बल किस पे लग रहे हैं? Q1 पे। उस बिंदु आवेश पर और इस बिंदु आवेश पर, ठीक है ना, उस बिंदु आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बलों, सारे बल कैसे हैं? वैद्युत बलों, है ना, के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग, योग क्योंकि प्लस आ रहा है और सदिश क्योंकि वेक्टर आ रहा है, सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, आप लोग समझ लोगे अच्छे से। तो क्या आ जाएगा? किसी बिंदु आवेश पर, अब देखो चित्र के माध्यम समझे, इस बिंदु आवेश पर, है ना, किसी कह रहे हैं ना, क्योंकि वो तो सामान्य बात कर रहे हैं और ये एक एग्जाम्पल है, इसका डेरिवेशन करेंगे इसकी सहायता से हम। तो किसी बिंदु आवेश पर संपूर्ण आवेश निकाय के कारण, पूरे आवेश निकाय के कारण लगने वाला वैद्युत बल, है ना, इस पर लगने वाला जो वैद्युत बल है वो किसके बराबर होगा? यानी F1 किसके बराबर होगा? इसके कारण इस पर लगने वाले बल के, प्लस इसके कारण इस पर लगने वाले बल के, प्लस इसके कारण इस पर लगने वाले बल के, और इसी प्रकार चलता रहेगा। इसका मतलब क्या होगा? उसी बिंदु आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है ना, समझ लोगे आप लोग? तो देखो इसका क्या हो जाएगा, अर्थात इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है अर्थात वेक्टर F1 बराबर क्या है? वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13, यानी F1 पे जो लगने वाला बल है ना पूरे आवेश निकाय के कारण, वो किसके बराबर हो जाएगा? सदिश योग के। सदिश योग किसका? F1 पर, मतलब Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल प्लस Q1 पर Q3 के द्वारा लगने वाला बल, है ना, और इसी प्रकार चलते हुए लास्ट में आ जाएगा Q1 पर Qn के द्वारा लगने वाला बल। तो ये आपका क्या है? ये जो कथन मैंने आपके सामने लिखा है, इस कथन को ही आप अध्यारोपण की प्रमेय कहते हैं। ठीक है ना, अध्यारोपण की प्रमेय कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखो मैं इस चित्र को समझा रहा था, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, Q1 पर बल लग रहा है Q3 के द्वारा, तो F13 कह दूं, क्योंकि मैंने बताया था यदि Q1 पर बल लग रहा है, इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि 1 पहले आएगा और Q3 के द्वारा लग रहा है तो 3 बाद में आएगा। ठीक है ना। Q1 पर Q2 के द्वारा लग रहा है, यहाँ F12 आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे कितना आ जाएगा? F14 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा? F15, F16 और यहाँ F17, यहाँ F18 और लास्ट में क्या आ जाएगा? F1n। बात समझिए आप लोग। तो ये आपका चित्र है, चित्र में जो दिख रहा है आपको वही आपको लैंग्वेज में लिखना है, बाकी नोट्स में से देख के लिख लेना आप अच्छे से। तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि माना कोई आवेश निकाय Q1, Q2, Q3, Q4, है ना, ऐसे करते हुए कहां तक? डैश Qn आवेशों से मिलकर, बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है ना। अब देखो फिर क्या कहोगे? आवेश Q1 पर आवेश Q2, Q3, Q4 डैश Qn, है ना, के द्वारा लगने वाला बल क्रमशः F12, F13, F14 डैश F1n है। ठीक है ना। आप समझ सकते हैं F12 क्या है? Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, है ना, सारी बातें मैंने आपको बताई। F13 क्या है? Q1 पर Q3 के द्वारा लगने वाला बल। ठीक है ना। तो ये बस इतने लैंग्वेज में लिखना होता है। इसके बाद इसे यूज करेंगे
लेकिन इसे यूज करेंगे बाद में, पहले इनके मान तो निकाल लें, F12 क्या है, F13 क्या है, इन सब के मान निकाल लें, फिर जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा आपका, ठीक है ना। देखो एक बात ध्यान दो आप लोग, यहाँ पे आप समझ सकते हो एक बात कि कूलाम का नियम आपने पढ़ा है। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम आप जानते हो क्या होता है? 1/4πε0 है ना। मैं लिख देता हूं, आप लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है? देखो क्या कहता है कूलाम का नियम, तो मैं लिख देता हूं कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से देखो क्या होता है, वेक्टर F बराबर क्या होता है, सदिश रूप लिखना, कल मैंने लिखवाया था आपको, एप्सिलॉन है तो इनटू Q1 Q2 अपॉन, देखो ध्यान देना, यदि मैं बात करूं केवल F12 की, तो यहाँ क्या आता है 21 आता है, कल मैंने बताया था, यहाँ 12 है तो यहाँ क्या आता है 21 आता है। इधर देखो आप, यहाँ क्यूब होता है और यहाँ होता है वेक्टर R21, बात क्लियर है आपको। तो F12 है ये आपका, फिर इसके बाद देखो F13 इसी प्रकार निकल जाएगा 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन, देखो यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 1 आ जाएगा, होल क्यूब है यहाँ पे तो, और यहाँ क्या आ जाएगा वेक्टर 3 1 R31 है ना। ये कल बताया था मैंने आपको, है ना, डेरिवेशन कराया था ना। इसी प्रकार देखो ज्यादा नहीं करना, लास्ट में आप किसके लिए कर दोगे F1n के लिए, तो ये हो जाएगा 1/4πε। एप्सिलॉन क्यों ले रहे हैं? एप्सिलॉन आप इसलिए ले रहे हैं, आप समझ सकते हैं एप्सिलॉन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच कोई अन्य माध्यम है निर्वात या वायु के अतिरिक्त। तो देखो क्या जाएगा Q1 Q2 अपॉन R31 था यहाँ पे 1n है तो यहाँ क्या आ जाएगा Rn1 आ जाएगा, वेक्टर Rn1, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वेक्टर Rn1 आ जाएगा, है ना, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो F12 F13 और F1n क्लियर है आपको। चलो तो अब आप क्या करोगे, ये सारे मान आप यहाँ पे रख देंगे बस, और कुछ नहीं करना। तो मैं उधर का आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पोस्ट करके बाकी नोट्स में से नोट कर लेंगे। तो ये बात आप समझ चुके होंगे, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब इधर का आप क्या करेंगे, बस वैल्यू रखनी है आपको। वैल्यू रखने के बाद एक व्यंजक आपका आ जाएगा, और वो व्यंजक ही आपको क्या करना है, सिद्ध करना था, मतलब उसका सूत्र बनाना था आपको। तो देखो इसके बाद वैल्यू रखोगे आप, F12 है, F13 है, और कहां तक है F1 है, सारे यहाँ पे मान रखना है बस, ठीक है। तो देखो F1 क्या जाएगा कम, इसके बाद देखो आप लोग, आप एक बात समझ सकते हैं, तो जो बहुल आवेश है, बहुल का क्या मीन्स मैंने बताया आपको, बहुल का मीन्स बहुत सारे, तो बहुत सारे आवेशों के कारण कह दो आप, चाहे आप कह दो कि ये किसके है, आवेश निकाय के कारण है। देखो यहाँ पे F1 तो ऐसे रहेगा आपका, F1 वेक्टर F1 है ना। इसके बाद देखो F12 क्या है, ये मान रखो, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं वेक्टर F1, आप देख सकते हैं ये है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं ना, सारे मान रखते हैं। तो देखो वेक्टर F1 बराबर क्या है, वेक्टर F12 है, तो वेक्टर F12 का मान रखो आप, तो क्या आ जाएगा बराबर 1/4πε है ना, यही मान रखना है। Q1 Q2 अपॉन R21 की पावर कितनी है 3, और यह है वेक्टर R21। F12 का मान रखा आपने, इसके बाद आप F13 का मान रखें यहाँ से, तो क्या आ जाएगा प्लस 1/4πε इंटू, देखो ध्यान देना एक बात, यहाँ पे मैंने एक गलती की, Q1 Q2, क्योंकि यहाँ पे Q1 Q2 के बीच में लग रहा है, यहाँ F13 है तो Q1 Q3 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा Q1 Qn आ जाएगा। समझ रहे ना आप लोग, भाई Q1 और Q2 के बीच फोर्स लगेगा, बल लगेगा, तो Q1 Q2 लोगे, Q1 और Q3 के बीच बल लगेगा तो Q1 और Q3 लेंगे,
Q1 और Qn के बीच बल लगेगा तो Q1 और Qn लेंगे, ठीक है ना, पता है आपको। तो देखो Q1 Q2 है, यहाँ क्या आएगा Q1 Q3 अपॉन, यहाँ से देखो आप R31 की पावर कितनी है 3 और ये है वेक्टर R31 प्लस, ठीक है, ऐसे करो डैश बस, है ना। लास्ट वाला लिख दो, लास्ट वाला क्या है प्लस, चलो यही लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Qn अपॉन क्या आ जाएगा Rn1, इसकी पावर है आपकी 3 और ये है वेक्टर Rn1, ठीक है ना। तो आप एक बात देख सकते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है, देख के बताएं कुछ कॉमन आ रहा हो। कॉमन क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। इसके बाद देखें वेक्टर F1 आपका क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट नहीं एप्सिलॉन है केवल, है ना, कॉमन आ जाएगा। साथ में आप देख रहे हो हर जगह Q1 भी है, तो साथ में Q1 भी क्या आ जाएगा कॉमन, तो भीतर जो बचा वो लिख लो आप, तो क्या आ जाएगा देखो Q2 अपॉन R21 की पावर 3 वेक्टर R21 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा Q3 अपॉन वेक्टर ये क्या आ जाएगा R31 की पावर 3 और ये वेक्टर R31, ठीक है ना। और ये कहाँ तक है Qn अपॉन वेक्टर वेक्टर, ध्यान देना मेरी बात पे, Qn अपॉन क्या है बचा Rn1 की पावर 3 और इनटू में क्या है वेक्टर Rn1, ठीक है ना। यानी Q1 आपने बाहर लेके कॉमन ले लिया और साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन भी आपका कॉमन आ गया, ठीक है ना। आइए फिर इसे कर लेते हैं, देखो इसे इस प्रकार लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q और इसे आप कर लो सिग्मा। सिग्मा जो होता है ना आपका, इसे कहते हैं योग, समीशन होता है, सम कर देता है, सम माने क्या होता है योग, ठीक है ना, तो ये योग कर देता है। तो देखो ये योग कर देगा, और योग कैसे करता है, देखो एक बात, एक काम करेंगे, एक बहुत सारी टर्म्स आ रही है, बहुत सारे पद आ रहे हैं, तो एक पद बना लो कोई सामान्य पद। तो देखो एक सामान्य पद बनाएंगे, सामान्य पद कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखो Q2 है Q3 है और यहाँ पे क्या है Qn, तो इसकी जगह केवल क्या कर दो आप Qi कर दो, ठीक है ना, क्या कर दिया केवल Qi। अब देखो एक बात, यहाँ पे 2 आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ भी है ना n तक चल रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा Ri कर दो, और 1 लास्ट में 1 तो क्या है सबके लास्ट में क्या है 1 तो है ही, और देखो यहाँ पे भी क्या कर दो आप ऐसी 2 3 है ना और n तक चल रहा है तो i कर दो, और 1 तो लास्ट में सबके हैं, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे एक बात कह दो, और वो बात क्या है कि जो i है ना आपका वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 ऐसे करते हुए कहाँ तक जा रहा है, यानी i जो है आपका 2 से स्टार्ट होते हुए कहाँ जा रहा है n तक जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका एक व्यंजक बन जाएगा, समझ गए एक बात। ये जो सिग्मा होता है ना, ये वाला सिग्मा, ये क्या होता है, ये समीशन होता है, समीशन माने एक तरीके योग दर्शाता है, योग। तो यहाँ पे ये प्लस लगाने की तो आवश्यकता नहीं है, सिग्मा लगा दिया, ठीक है। अब देखो Q2 आ रहा है Q3 आ रहा है, बहुत सारी टर्म्स है, Qn तक चल रहा है, इसका सीधा सा अर्थ क्या है, बस संख्या तो बदल दी है, Q तो सब जगह सेम है, तो Q आपने रहने दिया, लेकिन आपने क्या किया 2 3 4 है ना, इनके स्थान पर i लिख दिया, और देखो यहाँ भी 2 3 और कहाँ तक n तक चल रहा है तो यहाँ भी i लिख दिया, यानी जहां पर ये संख्या बदल रही है ना वहां पे उनके स्थान पर आपने क्या लिख दिया i। आप देखो यहाँ भी 2 3 है ना क्या चल रहा है तो i लिख दिया, बाकी यहाँ भी सबके लास्ट में 1 है तो सबके लास्ट में 1 रखा, यहाँ भी सबके लास्ट में 1 है तो सबके लास्ट में 1 रखा, ठीक है ना। बाकी फिर आपने क्या कह दिया कि i जो है ना 2 से लेकर कहाँ तक चल रहा है n तक चल रहा है, देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है 3 है ना 4 5 और कहाँ तक चलेगा n तक, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये आपका एक सूत्र बन जाएगा जिसे आप क्या कहते हैं बहुल आवेशों या आवेश निकाय के कारण है ना किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, ये एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है ना। आप यहां तक नोट करें, तो आपने यहां तक नोट कर लिया है, ठीक है ना। तो आइए फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, तो फिर इसे आप अच्छे से कर लेंगे। टॉपिक क्या है आपका बहुल आवेशों के कारण है ना या आवेश निकाय के कारण वैद्युत बल। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा है 11th क्लास में, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा है 11th क्लास में, और अभी मैंने इस चैप्टर में आपको पढ़ाया था कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के अनुसार वैद्युत बल की बात करते हैं और न्यूटन के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं, ठीक है ना, पता है बात आपको। तो अब हम हेडिंग देखेंगे आपकी
यानी न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है उस नियम की तुलना करेंगे कूलाम के नियम से, या आप ऐसे कह सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे आप वैद्युत बल से। तो हेडिंग डालें आप गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना या वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, है ना। दोनों बलों की एक दूसरे से तुलना करनी है कि कौन सा बल कैसा होता है, ठीक है ना। दोनों बलों की एक दूसरे से तुलना करेंगे तो हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, हेडिंग लिखें आप वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, ठीक है ना। तो देखो इसमें मेन बात क्या होती है, 5 पॉइंट मैं आपको करा दूंगा, है ना। इस तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं कई तरीके से। आपको एक बात तो पता है, जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, आपको 11th में पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत याद होगा, मैं याद दिला देता हूँ। एक सूत्र होता था F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और दूसरा क्या होता था, ये क्लियर है ना आपको, तो ये किसका नियम था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल। और मैंने कूलाम के नियम के अनुसार आपको वैद्युत बल तो पढ़ा ही रखा है, क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। बात क्लियर है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए, तो हेडिंग क्या है आपकी, कूलाम के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की तुलना, या तो ये हेडिंग हो सकती है या हेडिंग हो सकती है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, ठीक है ना। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। आप देख के बताएं, मैंने इसके बारे में 1-2 बातें बता रखी हैं, आप सोचें कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। तो वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, बताओ कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको सूत्र बताया, इसका सूत्र बताया ना, तो देखो बारी बारी से मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। सूत्र है आपका गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये तो होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल G क्या होता है, आप जानते हैं, इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और F क्या होता है, यही तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखो इसे ग्रेविटेशनल फोर्स इंग्लिश में कहते हैं, तो आप इसे Fg भी लिख सकते हो, G से ग्रेविटेशनल, F से फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। और G क्या है आप जानते हो, G ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m1 क्या है, पहले कण का द्रव्यमान, m2 क्या है, दूसरे कण का द्रव्यमान। भाई न्यूटन ने यही तो बताया था कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 कणों के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना। और कितना होता है वो सूत्र ये है, r क्या है ना, 2 पिंड है, पहले का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r, ठीक है ना। पढ़ चुके हैं आप इसे 11th में। इसके बाद देखो इसकी तुलना किसके साथ करनी है, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना किसके साथ करनी है, वैद्युत बल की। तो वैद्युत बल को आप इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए आप इसे Fe से प्रदर्शित कर दो। और ये क्या होता है कूलाम के नियम के अनुसार, ये तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखो इन दोनों सूत्रों में एक बात क्लियर हो रही है, देखो यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि जो Fg है ना, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, वो समानुपाती है, यानी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के, कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है, यहां से भी एक बात क्लियर हो रही है कि जो Fe है ना, वो भी व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। तो देखो यहां से एक बात जो क्लियर हुई है, दोनों की तुलना करनी है ना, और तुलना के अंतर्गत समानताएं भी आ जाती है, तुलना के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, अंतर भी आ जाते हैं। तो ये तो समानता है, समानता क्या है कि वैद्युत बल है ना, मैं लिख देता हूं वैद्युत बल, भाई ये वैद्युत बल है, तथा और वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों क्या करते हैं, वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। देखो समझाता हूं, वर्ग व्युत्क्रम नियम क्या होता है, वर्ग व्युत्क्रम नियम, ठीक है ना। नोट्स में से आप लिख लेना, समझ लेना, समझ लो यहाँ पे ना। तो वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही किसका पालन करते हैं, वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। देखो वर्ग व्युत्क्रम नियम ये है, यानी दूरी के वर्ग का, दूरी का वर्ग हो रहा है ना, तो वर्ग आया, ठीक है, वर्ग, और व्युत्क्रम का मतलब कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है ना, इसका मतलब है
ये दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, अर्थात वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस बात का सीधा सा अर्थ ये है, केवल समझ जाओगे। देखो दूसरा पॉइंट देख लो। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मैंने एक बात बताई थी, चलो पहले इसे देख लेते हैं। मान लो ये कोई पिंड है ना, पिंड समझते हो आप, पढ़ा है आपने कोई कण, इसका द्रव्यमान कितना है m1 और इसका द्रव्यमान मतलब कितना है m2। तो न्यूटन के अनुसार क्या है, इन दोनों के बीच बल लगेगा और वो बल कौन सा होगा, आकर्षण का बल। यानी m1 जो है m2 को अपनी ओर खींचेगा और m2 m1 को अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो बल होता है ना, इसके बारे में बात होगी। अब देखो मान लो कोई बिंदु आवेश है, कूलाम के लिए में तो बिंदु आवेश होते हैं ना। तो मान लो ये पहला आवेश Q1 है और ये दूसरा आवेश आपका क्या है Q2। तो मान लो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, वैद्युत बल तो लगेगा, लेकिन वो बल कौन सा होगा, आपका प्रतिकर्षण का बल होगा, क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं, समान। तो Q1 पर जो Q2 के द्वारा बल लगेगा वो कैसा होगा, है ना, F12 लिखते हैं ना, मैंने बता रखा है Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल। और ये क्या हो जाएगा आपका F21, Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल। तीर के निशान बाहर की तरफ क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। तो इस बात से मैं ये बताना चाहता हूं, देखो एक केस और ले सकते हो आप, कोई दो बिंदु आवेश है मान लो, लेकिन पहला मान लो प्लस Q1 है और दूसरा माइनस Q2 है। अब एक बात देख के बताओ, ये तो विपरीत आवेश है, विपरीत आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण का बल। तो ये Q1 जो है Q2 को अपनी ओर खींचेगा, है ना, इस तरह, और ये Q1 इस तरफ खींचेगा। तो यानी दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल, ठीक है ना। तो ये दोनों जो बात की मैंने, ये किसकी की, वैद्युत बल की। भाई एक बात देखो आप, ये प्रतिकर्षण बल है, ये आकर्षण बल है, लेकिन है तो दोनों वैद्युत बल ही। तो ये दोनों कौन से बल है, वैद्युत बल। और ये कौन से बल की बात की मैंने, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। बात समझ आई आपको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि यहां से आप एक बात समझ सकते हो, ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों पिंडों को मिलाने वाली, दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यानी इसी रेखा में लगेगा, इसी सीध में। ऐसा नहीं है कि ये इसे यदि खींच रहा है तो इस तरफ खींचेगा, है ना, ये इस तरफ खींचेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल उसी रेखा की सीध में लगेगा जो दोनों पिंडों को मिला रही है। ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। ये मैंने कूलॉम के नियम में भी आपको समझाया था कि इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, मान लो ये इसे प्रतिकर्षित कर रहा है ना, तो इस तरफ नहीं भेजेगा, इस तरफ, है ना, इस तरफ नहीं भेजेगा, सीधा भेजेगा, है ना। ये इसे आकर्षित कर रहा है तो ऐसा आकर्षित नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, इस तरफ ही करेगा। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा अर्थ ये होता है, यहाँ पे भी दोनों कणों को मिलाने वाली, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है बल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन में कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल दोनों ही, है ना, कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और दिशा में कार्य करेंगे, कणों को मिलाने वाली दिशा में ही कार्य, रेखा की दिशा में ही कार्य करते हैं। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था, ठीक है। आइए फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा, सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर होगा, तो इसके बाद कौन सा है, थर्ड पॉइंट, ठीक है। और बताओ कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, है ना, तुलना करो। दोनों सूत्र मैंने आपको लिख के बताए थे, माइंड में खुद भी तो आने चाहिए ना पॉइंट। जब क्लियर होता है तो फिर खुद भी माइंड चलने लगता है, पॉइंट्स खुद बनने लगते हैं। देखो और पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है प्रकृति का। प्रकृति समझते हो आप क्या होता है, चलो इसका यूज हो जाएगा, एक पॉइंट इसी से रिलेटेड है। तो प्रकृति आप समझते हो क्या होता है, प्रकृति, प्रकृति होता है यानी स्वभाव। तो इनका स्वभाव देखो, ये जो वैद्युत बल है, मैंने एक बात बता रखी है आपको कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है आपका, ये केवल आकर्षण का बल होता है, केवल और केवल आकर्षण का। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, केवल और केवल किसका बल है, किसका, कैसा बल होता है, ये आकर्षण का, ठीक है। इसके विपरीत ये जो वैद्युत बल है आपका, ये कैसा होता है, मैंने बताया था समान आवेश हो तो प्रतिकर्षण का बल है, यदि विपरीत आवेश है तो आकर्षण का बल है। यानी वैद्युत बल तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है ये केवल आकर्षण का बल होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा पॉइंट, यानी चित्र बनाया था मैंने, उसी से आपका काम चल जाएगा। एक पिंड ये है ना,
और दूसरा पिंड ये है। इसका द्रव्यमान मान लो कितना है m1 और इसका द्रव्यमान कितना है मान लो m2। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग समझे होंगे। तो थर्ड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, प्रकृति का पॉइंट है ना, प्रकृति आप समझते हो, नेचर। देखो थर्ड पॉइंट मैं ये जो बता रहा हूँ ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका पहला पिंड है, ये दूसरा पिंड है। आपको पता है आकर्षण, ये कौन सा बल लगेगा, कणों के बीच कौन सा बल लगता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन के नियम के अनुसार क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक बात मैं बताना चाह रहा हूं बस, है ना, कि गुरुत्वाकर्षण बल तो केवल आकर्षण का बल होता है। m1 जो है पिंड m2 को अपनी ओर खींचेगा, m2 पिंड m1 को अपनी ओर खींचेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल होता है। जबकि देखो ये जो बल है ना, इनके बीच जो बल लग रहा है भाई, ये प्लस प्लस है, तो इनके बीच जो बल लग रहा है कौन सा बल है, प्लस प्लस के बीच कौन सा लगता है, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, प्रतिकर्षण बल। और देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे कौन सा बल लग जाएगा आपका, आकर्षण बल। कौन सा बल लग जाएगा, आकर्षण बल। बात समझ आ रही है। तो कहने का सीधा सा अर्थ ये है इस डायग्राम के माध्यम से कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो केवल आकर्षण का बल होता है, जबकि वैद्युत बल प्रतिकर्षण तथा आकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। इसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट देख लो। पॉइंट ऐसे निकलते रहते हैं बहुत सारे, है ना, तो और बताइए कौन सा पॉइंट हो सकता है। एक देखो सबसे विशेष पॉइंट है ये जो आप गुरुत्वाकर्षण बल है ना, जो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगता है ब्रह्मांड में, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इन दोनों पिंडों के बीच चाहे कोई भी माध्यम हो, निर्वात हो, वायु हो, है ना, जल हो, ठीक है ना, कांच हो, कुछ भी A to Z, इसका गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट आपका। जबकि ये माध्यम पर निर्भर करता है, क्योंकि देखो एक बात देखो, आपने पढ़ा है F इक्वल्स टू क्या होता है, Fg इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। और इसे कहते हैं आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक आ रहा है, सार्वत्रिक जो शब्द है ना वो सर्वत्र से बना है। सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह, यानी इसका जो मान है ना सब जगह समान होता है। ठीक है ना, तो इसका मान कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है। जब इसका मान नहीं बदल रहा तो ये निर्भर करेगा कोई माध्यम पे, नहीं करेगा, माध्यम बदलता रहे लेकिन जी का मान नहीं बदलता है, तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जबकि आपने एक बात देखी है, F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन आ रहा है ना, माध्यम की वैद्युतशीलता है ये, और अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग होता है। निर्वात या वायु आ जाए तो नोट लग जाता है, इसका मान फिक्स होता है ना, 8.85 × 10⁻12। तो जब इसका मान बदल रहा है तो ये किस पर निर्भर करता है, निर्वात या वायु की मतलब ये जो वैद्युतशीलता है किस पर निर्भर करती है, किसी माध्यम की, ये तो माध्यम पे तो निर्भर करेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि वैद्युत बल जो है आपका माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है ना, मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना था कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद देखो फिफ्थ पॉइंट। देखो फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो वैद्युत बल होता है ना आपका, ये गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। देखो कैसे, एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। प्रोटोनों के लिए बात कर लेते हैं, है ना, प्रोटोनों के लिए मान लो आपके पास दो प्रोटोन है, तो आप दोनों प्रोटोनों के बीच जो वैद्युत बल लगेगा ना, वैद्युत बल Fe, है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना ज्यादा होगा। यानी जितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है दो प्रोटोनों के बीच, उन दोनों प्रोटोनों के बीच ही जो लगने वाला वैद्युत बल है वो उन दोनों प्रोटोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना होगा, 10⁻36 गुना। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनों के लिए यदि बात करूं, इलेक्ट्रॉनों के लिए तो ये हो जाता है आपका 10⁻43 गुना। Fe बराबर हो जाएगा 10⁻43, है ना, इंटू Fg। तो समझ लो कितना ज्यादा है, यानी किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻43 गुना होता है। समझ लो कितना ज्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, तो ये कुछ मेन पॉइंट थे आपके। हेडिंग क्या थी आपकी, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना।
बाकी नोट्स की हेल्प से आप इन्हें अच्छे से लिख लेंगे, है ना। और क्लासेस आपकी चलती ही रहेंगी, बाकी आप अच्छे से नोट्स बनाते चलें, साथ साथ लर्निंग वर्क जरूर करते चलें। कोई प्रॉब्लम आए तो बताएं कमेंट्स में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।